नमस्कार साथियों, हम अब तक पढ़ रहे थे राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय व अनुबंध नियम। हमारा जो मुख्य प्रकरण है वो ध्यान में रखना चाहिए। सामान क्रय व अनुबंध नियम 1974, ये हम अब तक पढ़ रहे थे। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने नियम जो 8 से लेकर, पहले मैं ये बताऊं इसमें कुल कितने नियम हैं। 17 नियम है। हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हम 1 से 7 तक, और जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम नियम 8 से 12 तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और मैं मानती हूँ कि आप याद भी कर चुके हैं। तो 1 से 7 तक तो मैं पूरा रिवाइज नहीं करूंगी, मैंने पिछले वीडियो में रिवाइज कर दिया था। 8 से अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि आपकी एक रिदम बैठ जाए इस वीडियो में, आप उस लय में आ जाए, इसलिए मैं आपसे एक संक्षिप्त रिवीजन कर लेती हूँ। सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। नियम 8 था, संक्षेप में हम समझेंगे। नियम 8 जो था वो कह रहा था कि क्रय अधिकारी जो है वो किस तरह से सामान का क्रय करेगा, किस तरह से उसे खरीदेगा। तो वो बात आई थी, आपने पढ़ी थी नमूने की। वो सबसे पहले नमूने लेगा। कितने नमूने लेगा? 10% नमूने लेगा। खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, वो ही स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा, और इसके लिए पूरी जांच करेगा। जांच तुलना या आलोचना से करेगा, और जांच करके जो अपना निर्णय है 7 दिन में अपना निर्णय देगा। और मान लीजिए अगर वो खुद नहीं जा रहा है क्रय अधिकारी, तो अपने स्थान पर किसी निरीक्षण अधिकारी को भी, एज ए निरीक्षण अधिकारी को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, तो वो भी उसके बिहाफ पर जाकर यही सारी प्रक्रिया अपनाएगा। नमूने लेगा 10%, और फिर लेकिन वो निर्णय नहीं लेगा। वो उस निर्णय के लिए अपनी जो टिप्पणी है वो अनुशंसा के साथ में क्रय अधिकारी को लिखकर भेजेगा। और फाइनली वही बात निकल कर आती है, क्रय अधिकारी ही ओवरऑल इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। और एक बात ये भी आई थी कि अगर मान लीजिए कोई टेंडर उस गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, कोई सामान अपने को उतना उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, हमारी प्रॉब्लम है, इमरजेंसी भी है, तब फिर हम अनुमानित जो दरें हैं उनमें कटौती की जा सकती है, जिसके लिए अधिकारी की, सक्षम स्तर की स्वीकृति आवश्यक है। और फिर अगर मान लीजिए कि वो सामान को सब कुछ सही है और क्रय अधिकारी ने अपना जो डिसीजन है वो 7 दिन में सुना दिया था, तब फिर उस सामान को स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही हमने एक धारा वाली बिंदु भी हमने देखा था कि धारा 283 के तहत जो बोर्ड की फाइनेंस कमेटी है वो इस पूरी प्रक्रिया की या पूरी जांच पड़ताल की, वो रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकती है, उस स्टॉक रजिस्टर को देख सकती है 283 के अधीन। तो ये जो थी वो पूरी जो प्रक्रिया थी वो नियम 8 के अंतर्गत हमने देखी थी। अब बात हम करते हैं संक्षेप में ही नियम 9 की। तो नियम 9 में ये बताया गया था कि जो निविदा प्राप्त करने के लिए प्रारूप होता है, जो निविदा का नोटिस होता है, उसे एक तय शुल्क देकर निविदा का प्रारूप या जो नोटिस प्रपत्र उसे एक तय शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए एक टेबल भी बनाई थी, जिसमें हमने देखा था कि भाई इतनी इतनी राशि की निविदा है तो उसके लिए इतना जो शुल्क है वो लगेगा। तो एक बार उसको देख ले। में मान लीजिए कि 10,000 तक की थी। मैं संक्षेप में फटाफट इसको बना देती हूँ। 10,000 तक की, और 10,000 से अगर 1 लाख, और 1 से अगर 5 लाख, 5 लाख से 1 करोड़, और अगर 1 करोड़ से अधिक की अगर निविदा हो तो उसके लिए अलग अलग तरीके से तय किए गए थे शुल्क की सीमा। 10,000 के लिए 20 रुपये, 10,000 से 1 लाख के 50, फिर 100, और फिर 200, और लास्ट में 1 करोड़ से अधिक के लिए 500 रुपये का जो शुल्क था, प्रभार था, वो तय किया गया था। ये नियम 9 था। उसके बाद में हमने पढ़ा था नियम 10। नियम 10 जो था वो हमें ये बताता था कि
जो लोक निर्माण से संबंधित कार्य है उनके लिए निविदा का जो समय है, समय सीमा निर्धारित की गई थी। हमने जिक्र भी किया था नियम 4 का भी यहाँ पर, और वही समय सीमा थी 1 लाख तक के कार्य के लिए, और 1 से 10 लाख तक के लिए, और 10 लाख से 1 करोड़ तक के लिए, और 1 करोड़ से अधिक के लिए टेंडर का जो टाइम लिमिट है वो नियम 10 द्वारा निर्धारित की गई थी, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। और इसके साथ ही हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो सक्षम अधिकारी है, जैसे कलेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है, इन दोनों की चर्चा भी हमने की थी। वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, वो भी मैंने बताई थी आपको, बाढ़ नियंत्रण हो गया या अकाल राहत के दौरान मरम्मत का कार्य हो गया है या फिर सिंचाई से संबंधित मामले हैं, तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई के लिए शॉर्ट नोटिस देकर भी उस समय में कटौती की जा सकती है। जो अधिकतम कटौती मैंने बताया था 30 दिन का 20 दिन हो जाएगा, 15 दिन का 10 दिन हो जाएगा, 10 और 7 दिन के जहाँ पर समय सीमा है वहाँ पर कोई कटौती नहीं होगी। तो ये जो था वो हमारा था नियम 10। अब बात करते हैं नियम 11 की। नियम 11 में ये बताया गया था कि 2000 रुपए से अगर कोई अधिक किसी संकर्म पर किसी कार्य को करने की बात आ रही है तो उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। 2000 से अधिक व्यय जहां पर हो तो वो क्रय अधिकारी कार्य करेगा। किससे बात करेगा? ठेकेदार से बात करेगा। और एक यहाँ वर्ड आया था बीएसआर का, जो बेसिक शेड्यूल्स ऑफ रेट्स है, बीएसआर की प्रचलित दरों पर वो कार्य करवाएगा। इसी के साथ ही अटैच एक और बिंदु था जो हमने देखा था कि कितनी राशि की जो निविदा है वो कहाँ पर किस लेवल के न्यूज़पेपर में प्रकाशित होगी। तो उसमें हमने निर्धारित किया था 20,000 तक की अगर कोई निविदा है तो किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में या साप्ताहिक या 15 दिन का जो पाक्षिक न्यूज़पेपर आता है उसमें प्रकाशित की जाएगी। 20,000 से 10 लाख तक की कोई अगर निविदा है तो वो राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। और 10 लाख से अधिक की है तो दैनिक समाचार पत्र जो राज्य का है उसके साथ ही एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये था नियम 11। और अंत में हमने उस वीडियो में पढ़ा था नियम 12। नियम 12 था, बहुत ही संक्षिप्त था, मैंने चर्चा की थी। वो ये कह रहा था कि अगर अमानत राशि, धरोहर राशि नहीं जमा करवाई गई है निविदा के साथ में तो उस निविदा पर, चाहे वो किसी सामान को क्रय करने से संबंधित हो या किसी कार्य निष्पादन के लिए हो, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कब? जब उसमें अमानत राशि, अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करवाई गई हो। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारे, मैं मान के चलती हूँ, 1 से लेकर 12 तक के नियम जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। पूरी पिक्चर, पूरी इमेज हमारे सामने आ चुकी है और इनका जो भय या जो डर है कि ये कैसे याद होंगे वो भी समाप्त हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम 13। नियम 13 में ये बताया गया है कि क्रय की जाने वाली जो सभी वस्तुएं हैं उनका क्रय करने से पहले सैंपल चेकिंग करना पड़ेगा, उनका निरीक्षण करना होगा। यानी कोई भी सामग्री जो क्रय की जा रही है उसकी स्वीकृति देने से पूर्व उसका निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। हमने पिछला जो नियम था, नियम 8, उसमें हमने पढ़ा भी था 10% चेकिंग की बात सामने आई थी क्रय अधिकारी द्वारा कि क्रय अधिकारी जो भी सामान है उसके कम से कम 10% वस्तुओं का नमूना तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर भी नियम 13 भी वापस वही बात कहता है कि किसी भी सामान को क्रय करने से पहले उन सभी वस्तुओं का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। उसके लिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक है, जो मानदंड है, उन्हें उन वस्तुओं को उन मानकों पर खरा उतरना होगा। और जब वो उस मानक पर खरे उतरते हैं तभी उनको पास किया जाएगा, तभी उनका जो वर्क ऑर्डर है, उनकी स्वीकृति है, तभी जारी होगी। तो बस यही है नियम 13। बात करते हैं नियम 14 की।
नियम 14 काफ़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा लेंदी भी है। काफ़ी सारे इसमें बिंदु जो आएंगे वो थोड़ा समझने और याद रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नियम 14 की। नियम 14 में ये बताया गया है कि कोई भी जो सामग्री है उसका क्रय करने या फिर किसी कार्य को निष्पादन करते समय जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां हैं वो कौन जारी करेगा, उसके लिए निम्नलिखित करके एक अधिकारियों की सूची दी गई है। तो ये जो नियम है ये बताता है कार्य निष्पादन या सामग्री क्रय के लिए जो स्वीकृति है, 3 तरह की स्वीकृतियां जारी की जाती है। एक तो होती है एफएस, एक होती है एएस और एक होती है टीएस। एफएस मतलब कि फाइनेंस की जो स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति। एएस एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति, सैंक्शन, प्रशासनिक स्वीकृति कह सकते हैं। और टीएस यानी कि टेक्निकल, तकनीकी स्वीकृति। 3 तरह की स्वीकृतियां किसी भी कार्य की सैंक्शन करते हुए, किसी कार्य का मतलब आदेश करते हुए कि भाई ये कार्य संपादित किया जाना, तो 3 तरह की स्वीकृतियां निकलती है। नियम 14 यही बताता है कि सामग्री क्रय या कार्य निष्पादन के लिए जो एएस और एफएस, इन 2 पर फोकस रहेगा नियम 14 के अंतर्गत। टीएस के लिए जो टेक्निकल है उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो कौन अधिकारी कौन सी वित्तीय स्वीकृति को जारी करेगा, यानी यहाँ पर भी एक टेबल हमको देखने के लिए मिलेगी राशि के अनुसार। यानी इतनी राशि है तो इस राशि के लिए ये अधिकारी सक्षम अधिकारी के रूप में होंगे वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए, प्रशासनिक स्वीकृति। अब ये जो नियम 14 है उसमें ये भी बताया गया है साथ ही साथ कि जो 3 लेवल है, तीनों लेवल पर ही सैंक्शन निकालने का वर्गीकरण किया गया है। तीनों लेवल में बात कर लूं, पहला तो हो गया नगर निगम, दूसरा हो गया नगर परिषद और तीसरा जो है नगर पालिका बोर्ड। ये जो नियम 14 है इसके अंतर्गत इन तीनों को क, ख और ग 3 खंडों के नाम से पुकारा गया है। यानी नगर निगम खंड क में है, नगर परिषद खंड ख में है और नगर पालिका बोर्ड खंड ग के अंतर्गत आता है। तो नियम जो 14 है वो कहता है कि जो नगर निगम है उस क्षेत्र में जो राशि होगी, अभी मैं पहले नगर निगम के बारे में ही बात करती हूँ, नगर परिषद और इसको बोर्ड को हटा देती हूँ। नगर निगम में बात करें तो राशि है, एक तरफ हम राशि देखेंगे और उस तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी है, स्वीकृति जारी करने वाला जो लेवल है वो कौन होगा उसके बारे में देखेंगे। 25 लाख रुपए, 25 के बाद में सीधा ही, क्योंकि नगर निगम काफी बड़े लेवल की बात है, तो 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ के बाद में सीधा 2 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का है। आगे तक लगा देती हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए। 25 लाख रुपए तक, 25 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, फिर 5 करोड़ तक, और इसके बाद में पूर्ण शक्ति बजट के प्रावधानों के अनुरूप, अगर बजट के प्रावधानों के अनुरूप, ठीक है, 25 लाख रुपए तक की अगर जो कार्य है उसका राशि है उस कार्य की, तो उसकी एएस और एफएस कौन जारी करेगा? अतिरिक्त आयुक्त जो नगर निगम में होते हैं, अतिरिक्त आयुक्त यानी कि एडिशनल कमिश्नर या फिर जो उपायुक्त हैं वो भी इस स्वीकृति को, यानी जोनल कमिश्नर कहा जाता है, वो इस स्वीकृति को जारी कर सकते हैं। आगे अगर राशि 1 करोड़ की है, 25 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक की है, तो जो सीईओ होते हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जो आयुक्त जिन्हें कहेंगे हम नगर निगम के, तो वो इस स्वीकृति को जारी करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा, अगर 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ तक की अगर राशि है, तो जो नगर निगम के महापौर होते हैं वो ये स्वीकृति जारी करेंगे। और बात करेंगे 2 से 5 करोड़ के बीच की है, तो वित्त समिति बनी हुई होती है, वो वित्त समिति इस सैंक्शन को निकालेगी और बजट के प्रावधानों के अनुरूप, यानी पूर्ण शक्ति जो होगी वो बजट के प्रावधानों के अनुरूप निगम के पास में ही होगी। तो इस तरह से पहले लेवल पर यानी
खंड क नगर निगम के लेवल पर राशि और उसकी सैंक्शन एएस और एफएस जारी करने वाले अधिकारियों के बारे में हम इस तरह से यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से देख पाते हैं। अब बात करते हैं खंड ख की, वो है नगर परिषद या खंड ख जिसे कहा गया है। यहाँ पर भी मैं पुनः वही जो टेबल है वो ड्रॉ करूंगी। राशि इसमें देखेंगे 2 लाख तक का व्यय हो, इसके बाद में 50 लाख तक, 1 करोड़ तक, और फिर पुनः है बजट प्रावधानों के अनुरूप। पूर्ण शक्ति बजट प्रावधानों के अनुरूप किसे होगी तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। 2 लाख रुपए तक की बात करें तो इसकी एएस और एफएस नगर परिषद में जारी करने का अधिकार नगर परिषद के आयुक्त को है। बात करें 50 लाख तक का है तो नगर परिषद के जो सभापति है या जो अध्यक्ष या चेयरमैन जो है, नगर पालिका के अध्यक्ष या चेयरमैन कह लीजिए, उनको एएसएफएस जारी करने का अधिकार है। 50 लाख रुपए की राशि तक का अगर व्यय हो रहा है, अगर 1 करोड़ तक की बात आती है, 50 लाख से 1 करोड़ तक, तो पुनः वही वित्त समिति इसके लिए जारी करेगी स्वीकृति। और अंत में बजट प्रावधानों के अनुरूप तो इसके लिए जो अधिकार स्वीकृति जारी करने का है वो परिषद के पास में रहेगा। ये बात थी नगर परिषद खंड ख की। अब बात करते हैं तीसरा जो वर्ग है या तीसरा जो लेवल है नगर पालिका बोर्ड। जिसे इस नियम में खंड ग कहकर बताया गया है नियम 14 में। राशि देख लेते हैं। 1 लाख तक का व्यय हो, इसके बाद में 25 लाख तक का व्यय हो, 50 लाख तक का व्यय हो तो, और बजट प्रावधानों के अनुरूप। थोड़ा सा ये टिपिकल है, आपको ये जो टेबल है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि भाई कौन किस लेवल पर है, कितनी राशि है, वो आपको याद ही होना चाहिए। तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं या चाहे तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं नगर पालिका बोर्ड की, तो 1 लाख तक की अगर राशि है, 1 लाख तक का व्यय है, तो उसकी एएस, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति या और वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार नगर पालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को होगा, कार्यकारी अधिकारी। और अगर 25 लाख तक का व्यय है तो जो नगर पालिका बोर्ड का सभापति है या चेयरमैन जिसे हम कहते हैं, उसको ये अधिकार होगा। 50 लाख तक है तो वही बात है वित्त समिति, और नीचे भी सेम ही आएगा, बजट प्रावधानों के अनुरूप है तो इस खंड के अनुरूप सेम आ गया है। बोर्ड को ये अधिकार होगा एएस और एफएस जारी करने का। तो हमने नियम 14 की शुरुआत में हमने ये देख लिया है। मैं शुरुआती कहूंगी क्योंकि अभी इसमें काफी सारे सब क्लोजेस भी है, काफी सारे छोटे छोटे बिंदु और है। तो शुरुआत में हमने ये देख लिया है कि कोई भी सामग्री का क्रय करने या कोई भी कार्य का निष्पादन करने के लिए जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी प्राधिकृत होंगे, उन्हें हमने 3 लेवल पर देखा। नगर निगम के लेवल पर देखा कि कौन अधिकारी होंगे, फिर हमने देखा नगर परिषद के लेवल पर कौन होंगे, और फिर हमने देखा अंत में नगर पालिका बोर्ड के संबंध में बात की। अब फर्दर इसमें जो आगे ये कहा गया है कि नियम 14 की ये जो अधिकारी हैं खंड क, ख और ग, ये जो तीनों विनिर्दिष्ट यानी जो उल्लेखित अधिकारी है, वो तीनों ही अधिनियम की जो धारा है, अधिनियम की धारा 81 के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे। धारा जो 81 है अधिनियम की, उसके अंतर्गत जो शक्तियां वर्णित की गई है, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो कार्य करेंगे।
अब बात करते हैं इसके जो अगले बिंदु है उनकी, जो सब क्लॉजेस दिए हुए हैं उनकी। तो पहला एक बिंदु ये है कि ये जो राशि है, यदि जो रकम है उसमें लास्ट ईयर की जो वास्तविक आय है, लास्ट ईयर की वास्तविक आय या व्यय में यदि 20% से अधिक की बढ़ोतरी होती है तो ये जो तीनों लेवल के अधिकारी, तीनों खंडों के अधिकारी हैं, उनको पूर्व में अनुमोदन लेना होगा। अब कौन किससे अनुमोदन लेगा वो इस क्लोज में बताया गया है। एक बार फिर से देखें और पूरी तरह से समझें कि लास्ट ईयर की वास्तविक आय और व्यय में 20% की, चाहे वो आय हो या व्यय हो, अगर उसमें 20% से अधिक की बढ़ोतरी होती है तो खंड क व ख, क तो था नगर निगम और ख था नगर परिषद, इसके जो अधिकारी हैं वो राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे, अनुमोदन प्राप्त करेंगे। और जो खंड ग के विनिर्दिष्ट अधिकारी है, जो खंड ग में वर्णित अधिकारी है, वो क्षेत्रीय उपनिदेशक, जो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर है, उससे पूर्व स्वीकृति या पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से देखें, नियम 14 के अंतर्गत जो अलग अलग तरह के नीचे देखिए कुछ 8-10 बिंदु बताए गए, उनमें से एक पहला बिंदु हम समझेंगे कि लास्ट ईयर की वास्तविक आय और व्यय में अगर 20% से अधिक की बढ़ोतरी होती है तो खंड क व ख यानी नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारी हैं वो पूर्व अनुमोदन किससे प्राप्त करेंगे? राज्य सरकार से। और खंड ग यानी नगर पालिका बोर्ड के जो अधिकारी हैं वे क्षेत्रीय उपनिदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे। तो ये तो था एक बिंदु। बात करती हूं अगले बिंदु की, तो वो ये है कि जो मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, जो मूल स्वीकृति है उसमें किसी भी दशा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सीधा सा है, मूल जो स्वीकृति है किसी भी दशा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मैं संक्षेप में लिख देती हूं, मूल स्वीकृति में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। क्लियर? एक जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो भी प्रशासनिक स्वीकृति से जो भी कार्य हुआ है कि भाई ये कार्य किया जाना है, तो उस कार्य को आगे विभाजित नहीं किया जाएगा, यानी फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। कार्य का जो भी एक सैंक्शन निकली है, जो सैंक्शन निकल गई इस कार्य को करने की, बस उस कार्य को किया जाएगा, उसका आगे विभाजन नहीं किया जाएगा। और इसका ख्याल कौन रखेगा? यानी ऐसा हो ये सुनिश्चित करने की गारंटी, ये दायित्व किसका होगा? वो संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारियों का होगा। वो ध्यान रखेंगे कि उस कार्य का विभाजन नहीं हो। कार्य विभाजन के बाद में हम देखते हैं अगला जो बिंदु है वो ये है कि जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती है वो उस शीर्ष का यानी हेड का उल्लेख करते हुए, कौन से शीर्ष और कौन से हेड वो इसमें बताया गया है। जैसे कोई भी कार्य होते हैं तो वो एक मद में यानी शीर्ष में या हेड में उनको डाला जाता है। तो नियम 14 का ये अगला बिंदु ये कहता है कि जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां हैं वो बजट और बचत हेड का, या इसको हिंदी में हम कहेंगे नियम की भाषा में तो शीर्ष का उल्लेख करते हुए, यानी कि किस हेड में उनको जारी किया गया है इसका उल्लेख करते हुए जारी की जाएगी। ठीक है।
प्रशासनिक और वित्तीय जो स्वीकृतियां हैं वो बजट हेड और बचत हेड, इन दोनों ही हेड का यानी शीर्ष का उल्लेख करते हुए ही जारी की जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं अगला बिंदु, वो ये है कि जो सक्षम अधिकारी आदेश जारी करेगा निविदा का, तो निविदा के जो आदेश है उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा कुछ बातों का विवरण उसमें लिखा जाएगा। वो बातें कौन सी हो सकती है वो देखेंगे हम। जो क्रय की गई जो सामग्री है उस सामग्री का विवरण, ठीक है। और इसके बाद में जो निविदा दाता है उसमें भी निम्नतम निविदा दाता, लोवेस्ट जो निविदा दाता है, निम्नतम निविदा दाता है, उसकी जो डिटेल है वो लिखी जाएगी। इसके अलावा जो प्रीमियम की क्या राशि है, उसका प्रीमियम की राशि, उसका प्रतिशत आदि बातों का उल्लेख सक्षम अधिकारी के आदेश के अंतर्गत किया जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जो संकल्प या जो आदेश जारी किया जाएगा उसमें क्रय की जा रही सामग्री का नाम, निम्नतम निविदा दाता का नाम, उसकी डिटेल, जो प्रीमियम जो भरा जा रहा है, प्रीमियम की राशि कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है यानी वो कितना परसेंट है, तो ये सब चीजों का, इन बातों का उल्लेख उसमें किया जाएगा। अब एक खास बात यहाँ पर और आती है कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा अगर उसके पास में निधियां या बजट ही उपलब्ध नहीं है तो निविदा के लिए, उसके लिए जो वर्क ऑर्डर है वो नहीं दिया जाएगा। यानी आपके पास में पैसे तो है ही नहीं और आप कार्य करवाना चाहते हो, आप उसे पेमेंट कैसे करेंगे? तो ये बात ही इस बिंदु में और आगे कही गई है कि कोई भी कार्य है वो निविदा जो है, निविदा खुलने के 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर वर्क ऑर्डर यानी कि कार्यादेश, उस कार्य को करने के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा उस फर्म के नाम पर, वो कार्यादेश कहलाता है। तो 7 दिन के अंदर, कौन से 7 दिन? निविदा खुलने के 7 दिन के भीतर वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। लेकिन कब? जब आपके पास में बजट उपलब्ध हो। अगर बजट नहीं है तो तब तक उस वर्क ऑर्डर को नहीं किया जाएगा। अच्छा, जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है, यानी जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी किया जाए, कार्यादेश जारी किया जाए, ठीक उसके अगले दिन दोनों के बीच में, यानी निविदा करने वाले और जो फर्म उस निविदा में आई है सामने, उन दोनों के बीच में एक करार या अनुबंध जो है वो निष्पादित किया जाएगा। यानी एक जो शर्तें हैं वो यहाँ पर निष्पादित होगी, वो शर्तें, वो करार यहाँ पर किया जाएगा कि भाई ये शर्तें हैं, आपको ऐसे काम करना है, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर आपने इन मानकों के अनुरूप अगर सेवाएं नहीं दी है तो आपका ये जो करार है इस टेंडर को निरस्त भी किया जा सकता है। यानी जो राज्य सरकार द्वारा जो अनुबंध निर्धारित किए गए, जो शर्तें बताई गई है, उन शर्तों के अनुरूप ही ये दोनों के बीच में अनुबंध स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर नियम 14 का ये बिंदु भी पूरा होता है। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी कार्य करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की जाए। यानी ये एक काम है, ये एक सड़क बनाने का काम है जिसकी राशि मान लीजिए कि भाई 10 लाख है, तो 10 लाख तक का कोई काम है तो वो कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। तो नियम 14 का ये जो अगला बिंदु है वो हमें ये कहता है कि कार्य के पूर्ण होने की सीमा के बारे में, कि समय सीमा के बारे में बताता है। अब कार्य भी कैसा, उसकी प्रकृति बताई गई, कितने राशि का कार्य होना चाहिए, तो 5 लाख तक की लागत का हो कार्य, 5 से अगर 10 लाख, 5 से ऊपर लेकिन 10 लाख तक की लागत का हो, और अगर 10 से 50 लाख के बीच में हो, 50 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में अगर उस कार्य की लागत हो, और 1 करोड़ से अगर अधिक हो, तो वो काम कितने टाइम में पूरा होना चाहिए, ये एक टेबल के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 5 लाख के लिए 1 माह का समय, 1 महीने के भीतर इस राशि का कार्य
नियम 14 के अनुसार इतने समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। बात करें 5 से 10 लाख का तो 2 माह की अवधि, 10 से 50 लाख का 4 माह की अवधि के भीतर, और जो 50 से 1 करोड़ का है वो 6 माह के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए। और अगर कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो फिर जैसा बोर्ड विनिश्चय करे, बोर्ड जैसा इसमें निर्णय करे या बोर्ड जैसा विनिश्चय करे, उतने समय में वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। तो नियम 14 का यह बिंदु भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। कार्य की राशि बताई गई है और राशि के अकॉर्डिंग उसकी पूर्णता की समय सीमा निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला जो नियम 14 का बिंदु है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी कार्य है, इसमें एक आनुपातिक प्रगति को देखने के लिए, उसके कार्य की पूर्णता की रिपोर्ट बनाने के लिए एक रेशो निर्धारित किया गया है। सीधा सा समझे कि भाई इतना जो टाइम है, 5 दिन का टाइम है या जैसे 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के भीतर आपका इतना काम हो जाना चाहिए, इतनी राशि का काम हो जाना चाहिए। तो एक रेशो बनाया गया है। इसको बोर्ड पर समझते हैं हम कि एक तरफ तो हमारे पास में समय की अवधि है, समय या अवधि उसमें निर्धारित की गई है, और दूसरी तरफ बताई गई है कि राशि इतने टाइम में, यानी इतने टाइम में इतनी धनराशि का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अब वो समय अवधि क्या निर्धारित की गई है उसको समझिए कि 1/4, 1/2, 3/4 और पूर्ण। और इसी तरह से राशि की बात करेंगे तो 1/8, 3/8, 3/4 और यहां पर हम कह देंगे पूर्ण। तो ये एक अनुपात निर्धारित किया गया है राशि और समय के बीच में कि 1/8 राशि, मान लीजिए 100 रुपए का काम है तो 100 रुपए में 1/8 भाग राशि का जो कार्य है वो 1/4 समय अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए कि ये जो नियम 14 का महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कहता है कि इतने समय में इतनी राशि का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी मान लीजिए उसके लिए अगर 100 दिन निर्धारित किए गए हैं एक काम को पूर्ण करने के लिए, तो 100 दिन में 100 दिन के जो 25% भाग है, 1/4 समय में 1/8 भाग राशि 100 का अगर देखें तो 12.5% राशि का काम 1/4 समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम प्रतिशत में भी देखें तो 25% काम आपका, 50% काम, 75% काम, और यहाँ पर काम पूर्ण हो गया। जब 50% समय आ जाए, यानी कि 50 दिन का समय हो चुका हो उस काम को करते करते, तो इतनी राशि का काम तब तक हो जाना चाहिए। इसी तरह से 75% राशि का कार्य 75% समय के भीतर हो जाना चाहिए, और पूर्ण पर तो वो कार्य पूरा हो जाएगा जिसमें वो जितनी भी राशि है वो भी उसका भी कंजप्शन हो चुका होगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको इस रेशियो से थोड़ा समझ में आ गया होगा नियम 14 का यह महत्वपूर्ण बिंदु। बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, बात करते हैं नियम 14 के अगले बिंदु की। अगला जो बिंदु है वो ये कहता है कि अगर विभाग के पास में किसी कार्य को करने के लिए या किसी अध्ययन को करने के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेकर, बोर्ड की स्वीकृति लेकर जो परामर्शदाता होते हैं, काउंसलर होते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी है पीएमसी, यानी कि परियोजना प्रबंध परामर्शदाता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंसलर जो होते हैं, उनकी सेवाएं किराए पर ली जा सकती है। फिर से देखिए, ये बिंदु है, ये कहता है कि किसी अध्ययन या किसी कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए कार्य या अध्ययन
उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए अगर विभाग के पास में संसाधन या साधन ही उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड की अनुमति या अनुमोदन से पीएमसी की सेवाएं किराए पर, परियोजना प्रबंध काउंसलर परामर्शदाता है, उनकी सेवाएं किराए पर ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए बजट में प्रावधान करना होगा, बजट में प्रावधान करना होगा। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो ये बताता है कि जो असफल निविदादाता है, असफल निविदा यानी जिन लोगों के टेंडर नहीं खुले हैं, अब उनका क्या होगा? उनसे जो हमने एडवांस लिया था, जो अग्रिम राशि अमानत राशि दी थी, उसका क्या करेंगे? तो ये बिंदु नियम 14 का ये बिंदु ये क्लियर करता है कि असफल निविदा दाताओं का जो अग्रिम है उसका निपटारा 7 दिन के भीतर उनके अग्रिम का निपटारा हो। अग्रिम जो राशि ली थी उसका, ठीक है। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई अग्रिम के रूप में राशि ली जाती है, लेकिन जिनका टेंडर नहीं खुला है 7 दिन के भीतर उनका जो पैसा लिया गया था अर्नेस्ट मनी के रूप में उसको रिटर्न करना होगा, या उसकी जो भी कार्रवाई है वो पूरी करनी होगी। नेक्स्ट जो बिंदु है वो ये कहता है कि जो भी ये निविदाएं होंगी, जो भी ये टेंडर खुलेंगे, सक्षम अधिकारी अगर चाहे तो उन्हें अंशतः, पार्शियली या पूर्णतः रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है। कौन करेगा? सक्षम अधिकारी। वो एक आदेश जारी कर देगा, नहीं भाई ये टेंडर निरस्त किया जाता है, लेकिन उसको वहां उस टेंडर को निरस्त करने के, रद्द करने के कारणों को, रद्द करने के कारणों को लेखबद्ध करना होगा, यानी लिखना होगा। हमने नियम 7 में ये पढ़ा था कि ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, आपको याद आ रहा होगा। ब्लैकलिस्ट का पावर इसमें नियम 7 में हमने पढ़ा कि जो सक्षम अधिकारी होगा वो घटिया माल प्रोवाइड करने पर या घटिया सर्विस देने पर उस जो निविदा दाता है उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, काली सूची में डाल सकता है, और उसको भविष्य में निविदाओं में भाग लेने से उसको विवर्जित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो पुनः नियम 14 का ये बिंदु यही कहता है कि जो सक्षम अधिकारी है वो एक कार्यादेश जारी करके उस टेंडर को अंशतः, उसके किसी अंश को या उसको पूर्णतः पूरी टेंडर को ही रद्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उन कारणों को लेखबद्ध करना होगा, बताना होगा कि भाई इन कारणों से, घटिया सर्विस देने से या माल अच्छा नहीं होने से, उसकी क्वालिटी नहीं होने से, तो इन कारणों से उस टेंडर को निरस्त किया जा रहा है। और लगभग अंतिम सा ही जो बिंदु है लास्ट, वो ये है कि जो भी टेंडर किए जाएंगे, इस नियमों के तहत जो टेंडर किए जाएंगे, वे जो टेंडर होंगे वो लेखबद्ध होंगे, लिखित होंगे। निविदाएं लिखित रूप में होंगी, ऐसे नहीं कि मौखिक होंगी। कोई मौखिक, कोई जुबानी काम नहीं चलेगा। यहाँ वो सभी जो निविदाएं हैं, सभी टेंडर है, लिखित रूप में होंगे, और उसके साथ ही उस पर सक्षम अधिकारी की सील और उसके साइन होंगे। सील और साइन, उसकी मुद्रा और उसके हस्ताक्षर उस पर होंगे। तो इसी के साथ ही ये नियम 14 जो थोड़ा काफी बड़ा था वो यहाँ पर पूर्ण होता है। बढ़ते हैं नियम 15 की तरफ, बात करते हैं नियम 15 की। नियम 15 ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सा ही है। नियम 15 ये बताता है टेक्निकल सेक्शन के बारे में, यानी तकनीकी जो स्वीकृति है। हम पहले एएस और एफएस, प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति की बात कर चुके हैं, बात कर रहे हैं। जो नियम 15 है उसमें टेक्निकल सेक्शन के लिए अगर आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई ये दोनों सेक्शन
कहाँ बताए गए हैं, तो हम पिछले नियम के बारे में बता सकते हैं। और पूछा जाए टेक्निकल सैंक्शन कहाँ से निकलती है, तो हम नियम 15 का जिक्र यहाँ पर करेंगे। नियम 15 है वो ये बताता है कि निर्माण कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए जो उनसे संबंधित अनुमान है, यानी एस्टिमेट निकाला जाता है। मान लीजिए एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो पहले उसका एक टेक्निकल उसका अनुमान निकाला जाएगा कि इस भवन को बनाने के लिए कितना माल, कितनी सामग्री इसमें लगेगी, कितना खर्चा आएगा। तो वो जो अनुमान लगाया जाएगा, एस्टिमेट निकाला जाएगा उसका, और उसके बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन, तकनीकी रूप से अनुमोदन और परीक्षण किया जाएगा। वो ऐसे ही नहीं निकलेंगे, पूरी तरह से जांच और परख के बाद ही टेक्निकल सैंक्शन निकलती है। और फिर ये जो नियम 15 है उसमें आगे ये बताया गया है कि किस लेवल के कार्यों के लिए, यानी कितनी राशि के कार्य के लिए कौन अधिकारी होंगे जो टेक्निकल सैंक्शन निकालने के लिए प्राधिकृत होंगे। यहाँ पर पुनः एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। एक तरफ तो राशि का विवरण आ जाएगा और दूसरी तरफ उसके अनुमान और बिलों का अनुमोदन और परीक्षण करने वाले अधिकारी के बारे में हम देख लेंगे। कौन भी अधिकारी होंगे जो ये टेक्निकल सैंक्शन निकालेंगे। तो राशि 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, और लास्ट में मैं लिख देती हूँ पूर्ण शक्ति। अब देखते हैं कि इस राशि का जो तकनीकी अनुमोदन है वो कौन अधिकारी करेगा। 1 लाख तक की अगर उस पर व्यय है, 1 लाख तक की जो वो सामग्री है, उसके बिल है, अनुमान है, तो उसकी टेक्निकल सैंक्शन निकालना कनिष्ठ अधिकारी को इसका अधिकार होगा। कनिष्ठ अभियंता हम कहेंगे, कनिष्ठ अभियंता इसकी टेक्निकल सैंक्शन निकाल सकते हैं। 5 लाख तक की अगर बात करें तो सहायक अभियंता, ठीक है। और 50 लाख तक की व्यय आ रहा है अगर उसके ऊपर, तो फिर अधिशासी अभियंता अनुमोदन करेंगे। और अगर 50 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ तक का अगर व्यय उस पे आ रहा है, तो उसका तकनीकी अनुमोदन के लिए जाएगी फाइल अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता। और रही बात अगर इससे भी ज्यादा हो तो पूर्ण शक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा गठित एक वित्तीय समिति बनी हुई है। सॉरी, वित्तीय नहीं, यहाँ पे तकनीकी समिति कहेंगे। राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति, तकनीकी समिति जो बनी हुई है वो वहां पर आखिर में डिसीजन लेगी। एक बार फिर से देखें, 1 लाख तक की राशि का कनिष्ठ अभियंता, 5 लाख तक सहायक अभियंता, 50 लाख तक अधिशासी अभियंता, 1.5 करोड़ तक अधीक्षण अभियंता, और पूर्ण शक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तर की समिति बनाई गई है, तकनीकी समिति। वो उन बिलों का, उन अनुमान का जो है वो परीक्षण करेगी, अनुमोदन करेगी। अब बात करते हैं आगे नियम 15 में ही आगे कि अगर इससे अधिक, बोर्ड की शक्ति से अधिक अगर राशि का तकनीकी अनुमोदन करना हो तो क्या होगा। तो इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। राज्य सरकार को, राज्य सरकार से यह तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा जो गठित तकनीकी समिति है वो ही इन प्रस्तावों को देखेगी, उनका परीक्षण करेगी और निर्णय लेगी। तो बोर्ड
बोर्ड की शक्ति से अधिक होने पर। कब भेजे जाएंगे राज्य सरकार को प्रस्ताव? बोर्ड की शक्ति से अधिक की राशि का अगर उन पर व्यय हो रहा है, तब उन बिलों और अनुमानों का तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, जहां पर राज्य सरकार की जो तकनीकी समिति है वो इस पर 7 दिन के भीतर निर्णय लेगी। समिति द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। इसी में ही अगला बिंदु ये आता है कि जो भी अनुमान तैयार किए जा रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा। ऐसे हवा में अनुमान नहीं तैयार किए जाएंगे, बल्कि उसके लिए जो टेक्निकल ऑफिसर होगा वो उस कार्य स्थल पर जाएगा। जैसे कोई भवन बन रहा है तो ऐसे नहीं, वो वहां जाकर उस स्थान का जायजा लेगा, उसका परीक्षण करेगा। तो मैं लिख सकती हूँ कार्य स्थल का परीक्षण कर ये अनुमान तैयार किए जाएंगे कि भाई ये इतना जमीन है जिसका क्षेत्रफल इतना है, इसमें इतना माल मटेरियल लगेगा और ये खर्चा आएगा। तो पूरा जो कार्यस्थल का परीक्षण करने के बाद ही टेक्निकल जो ऑफिसर होगा वो अपना अनुमान तैयार करेगा। और अनुमान तैयार करते वक्त दूसरी बात जो उसको ध्यान में रखनी है ये कि जो बीएसआर की रेट्स है, बीएसआर है, बेसिक शेड्यूल्स ऑफ रेट्स है, जो यानी प्रचलित दरें हैं, उनके आधार पर ही अनुमान तैयार किए जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो अनुमान तैयार तकनीकी अनुमोदन के लिए, जो किसी कार्य की तकनीकी अनुमोदन के लिए अनुमान तैयार कर रहे हैं, वो किस प्रकार से किन बातों का ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएंगे, तो पहली बात ये हो जाएगी उस कार्य स्थल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण परीक्षण किया जाएगा। और दूसरा बीएसआर की जो रेट्स है, बीएसआर जो प्रचलित रेट्स है उसके आधार पर ही ये अनुमान तैयार किए जाएंगे। अगला बिंदु ये प्रश्न उठाता है कि अनुमान तैयार किस प्रकार से किए जाएंगे, क्या उसमें किया जाएगा अनुमानों को तैयार करते समय, प्रस्ताव बनाते समय। तो वो ये है कि जो टेक्निकल ऑफिसर होगा वो उस भवन का पूरा नक्शा है ना, नक्शा, उसका रेखा चित्र, उसकी संरचनात्मक जो डिजाइन है, वो सभी उन प्रस्ताव में इन सभी बातों का उल्लेख करेगा और फिर अपनी टिप्पणी देगा। प्रस्ताव को तैयार करते समय नक्शा भी बनाएगा, रेखा चित्र बनाएगा, पूरा डायग्राम खींचेगा कि भाई ये वहां तक पहुंचने का रास्ता है, ये वो भवन है, ये इतना लंबा चौड़ा, पूरा उसका वर्गीकरण करेगा, रेखा चित्र बना देगा, डिजाइन कर देगा और अपनी टिप्पणी भी बताएगा। अपना जो उसका कमेंट है वो कमेंट उसमें जरूर तैयार करेगा। जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे वो 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। 3 प्रतियों में प्रस्ताव बनेंगे, जिनमें से एक प्रति जो है वो उस टेक्निकल ऑफिसर के पास में रह जाएगी, एक वो अपने सीनियर ऑफिसर को दे देगा और तीसरी जो है वो बोर्ड को भेज दी जाएगी। तो इस तरह से ये नियम 15 यहाँ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नियम 16 की तरफ। नियम 16 सिंपल सा है, छोटा सा है, इतना सा ही है कि किसी भी टेंडर को कंटिन्यू करना, उसको जारी करना कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन किस सिचुएशन में, अगर मान लीजिए जो टेंडर वाली जो फर्म है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली या माल देने वाली, जो सप्लाई करने वाली फर्म है, वो अगर नगरपालिका अधिनियम की धाराओं या उसके नियमों को ही फॉलो नहीं करती है, उनकी अनुपालना नहीं करती है, तो उस टेंडर को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। तो यही नियम 16 है कि किसी भी निविदा को जारी रखना बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है कब? अगर वह नगर पालिका अधिनियम व नियमों के मानकों पर खरा नहीं उतरे,
अगर जो स्टैंडर्ड उसमें दिए गए हैं उनको पूरा नहीं करे, नियमों को फॉलो नहीं करे या उनकी अनुपालना नहीं करे, अगर वो उन नियमों अधिनियमों को फॉलो नहीं करता है, अनुपालना नहीं करता, तो किसी भी समय उस टेंडर को निरस्त किया जा सकता है। यही नियम 16 है। बढ़ते हैं नियम 17 की तरफ। बात करते हैं नियम 17 की। जो लास्ट नियम है हमारे सामान्य क्रय व अनुबंध नियम 1974 का अंतिम नियम है। अंतिम नियम ये कहता है कि जो अलग अलग तरह के फॉर्मेट होंगे यानी प्रारूप होंगे और रजिस्टर जो होंगे वो कौन से वाले होंगे, हम किन प्रारूपों को फॉलो करेंगे, किन रजिस्टरों को अपनाएंगे। तो नियम 17 के अनुसार जैसे निविदा के प्रारूप किन किन तरह के, जो किस किस तरह से प्रारूप हो सकते हैं। निविदा के प्रारूप, नोटिस का प्रारूप, ठीक है, संविदा की शर्तें और जो अनुबंध यानी करार जो किया जाता है इसके जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो वे ही होंगे जो GF एंड AR में दिए गए हैं। GF एंड AR क्या है? जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स, सामान्य वित्तीय व लेखा नियम। यानी ये जो रूल है 17 वो ये कहता है कि जो सामान्य वित्तीय और लेखा नियम है उसके अंतर्गत टेंडर के, नोटिस के, कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रारूप दिए गए हैं वो प्रारूप ही यहाँ पर फॉलो होंगे। हमें उन्हीं प्रारूपों की अनुपालना करनी है जो GF एंड AR में बताए गए हैं। इसी तरह से कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे चालू संदाय के रजिस्टर, अंतिम संदाय के रजिस्टर, पूर्णता रिपोर्ट का या लेखा और लेन देनों से संबंधित प्रारूप होते हैं या जो भी रजिस्टर होते हैं, तो ये वे ही प्रयुक्त होंगे जो राज्य सरकार के PWD विभाग में प्रयुक्त होते हैं। यानी हम वही रजिस्टर उन्हीं को ही फॉलो करेंगे जो PWD विभाग जिनको कर रहा है, वे ही सारे रजिस्टर भी हम उन्हीं को ही प्रयुक्त करेंगे। तो नियम 17 बहुत ही छोटा और सीधा सा था। इसी के साथ ही जो हमारा सामान्य क्रय व अनुबंध नियम 1974 है अपने सभी 17 नियमों के साथ आज पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको कोशिश की है कि मैं बहुत ही सीधे, सरल और संक्षिप्त रूप में, एक किताबी लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक आम बोलचाल की भाषा में, जो एक मैं अपने हिसाब से मैं जितना कोशिश कर पाऊँ कि आपको समझा सकूं उस लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं, तो ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो। आपके क्या विचार है या आपको कैसा लगा, आपके कोई ऐसे कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद और बेस्ट विशेस।